हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जो है बीपीएससी 4.0 की और झारखंड टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप अगर किसी भी स्टेट टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीडीपी जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आशा करती हूँ आप सभी शेयर करेंगे, आप सभी अपने अपने एजुकेशनल ग्रुप में सपोर्ट करेंगे मेरे वीडियोस को। और आप अगर इसी तरह सपोर्ट दिखाते हैं, मेरे वीडियोस को अगर पसंद करते हैं, तो मैं ये सीरीज़ मैंने आपको बोला है कि आप सभी को सीडीपी का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे वो सीटेट हो या वो जेटेट हो। दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है। जेटेट का सिलेबस थोड़ा सा लो है, सीटेट का लेवल उससे भी थोड़ा हाई है, तो हम जेटेट के लेवल को लेकर चलेंगे। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सभी एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे सारे वीडियोस को, उस प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितने भी वीडियोस हैं उस सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की वीडियोस नहीं देखी है, तो बिल्कुल उसे जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। वीडियोस देखने में आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं बहुत ही कम समय में जो है आपकी सारी प्रिपरेशन और कॉन्सेप्ट के साथ करवा देती हूँ। और आपका बाल विकास में वृद्धि हमने किया, विकास किया। आज हम एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से फिट बैठे, बहुत अच्छे से क्लियर हो। आप सभी मेरे साथ चैनल पर बने रहे। हम इस सीरीज़ में 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। उसका जो आज पहला दिन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जो नए हैं, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और एक बार, अगर अभी ने आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाएं और लाइक बटन पर क्लिक कर कर आएँ। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। मैं आप सभी से और एक बात कहना चाहूँगी कि आप अगर लाइव क्लासेस देखते हैं किसी भी चैनल पर, तो आप देखेंगे कि आपने 10 ही क्वेश्चन किए होते हैं और आपका वो 1 घंटा से ज़्यादा समय ले लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, मैंने अभी तक इतने सारी बातें बताई, और ये बातें बताना ज़रूरी ही भी है चैनल के लिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस को शेयर करते हैं, चैनल ग्रो करता है, तो जो यूट्यूबर है उसको मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। आप सभी का अभी तक के लिए जो जितना भी मैंने मेरे वीडियोस को आपने शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसी तरह से इस झारखंड के चैनल को बहुत आगे तक पहुँचाएंगे। आप किसी भी स्टेट से अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या फिर झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड टेट जो है, झारखंड टेट में सभी राज्य के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सहपाठियों तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। मैं आपके लिए इसकी आभारी बनी रहूँगी। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, अगर आपके क्लास में 1-2 बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह के प्रश्नों का उपयोग करेंगे? क्या साधारण प्रश्न उपयोग करेंगे? क्या स्मरणात्मक प्रश्न ये उपयोग करेंगे? स्मरणात्मक मतलब जो स्मरण करने योग्य, यानी रटने, याद करने के प्रश्न? तो बिल्कुल नहीं। विश्लेषणात्मक, समझ, बोध, ये सारी चीज़ें। अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे हम सृजनात्मक अगर क्वेश्चन देते हैं तो उसका इंटेलिजेंस जो है बहुत गुना बढ़ जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें हम सिर्फ पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अगर जेटेट क्वालिफाई करने के बाद टीचर बन जाते हैं, जेटेट क्वालिफाई के बाद भी प्रोसेस है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, होंगे। अगर आप टीचर के पद पर पहुँच जाते हैं या
घर में भी टीचर हैं एक्चुअली अभी भी, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। तो आप प्रतिभाशाली जो बालक है, विद्यार्थी है, उसके लिए एक सृजनात्मक प्रश्नों का उपयोग करें कि उसका जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और आसपास की चीज़ों को सृजनात्मक मतलब क्या होता है, खुद से बनाना, ना वो किताब का ज़रूरत पड़े, ना वो प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करे। सृजनात्मक मतलब अपने से वो आंसर दे पाए। इस तरह से प्रश्न को आप उस बच्चे को पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास, मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, मैंने संज्ञानात्मक पक्ष को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर एक बार कर देती हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल जाकर देख ले। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है कि बुद्धि का विकास, ठीक है, ज्ञान का विकास, बुद्धि का पक्ष इसमें रखा जाता है। जितना संभव हो उतना आवृत्ति हम हमेशा करने से क्या होता है, हमारा दिमाग शार्प होता है, ठीक है, याददाश्त तेज होता है। सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन से हमें क्या होता है, कितना याद हुआ है कितना नहीं, इस चीज़ को बल मिलता है। इसके बाद कहा गया है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा और बढ़ेगा, बुद्धि का विकास किस चीज़ के द्वारा बुद्धि बच्चे की और बढ़ेगी। तो मैंने ये बताया कि जितना संभव हो आवृत्ति से क्या होता है, पढ़ा हुआ चीज़ याद होता है। सुनियोजित टेस्ट से क्या होता है, अगर आप अभी झारखंड में देख रहे होंगे स्कूल्स में रेल प्रोजेक्ट हो रहा है, और स्टेट के बारे में मुझे नहीं पता, पर वीकली टेस्ट होते हैं सारे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें। तो ये सब क्यों होते हैं, ये सब मेमोरी को शार्प करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर बुद्धि का विकास करना है, विकास मतलब डेवलपमेंट करना है, तो क्या करेंगे, सहयोग से अधिक व्यक्तिगत जो गतिविधि है उस पर, यानी कि एक बच्चों को क्या करेंगे, अलग अलग क्रियाकलाप करवाएंगे। बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इकट्ठे काम करेंगे तो उनकी बुद्धि बढ़ेगी, या एक एक करेंगे तब बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर वो क्या करेंगे, एक साथ करेंगे तो उनकी बुद्धि बढ़ेगी। इसीलिए सहयोगात्मक से अधिक व्यक्ति गतिविधियां बिल्कुल गलत होंगी। चौथा नंबर कहता है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। पारंपरिक पद्धतियां सुदृढ़ बनाने का काम स्कूल का है, और ये बहुत अच्छा भी काम है, ठीक है। जैसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, स्कूल समय पर आते हैं, ये सारी पारंपरिक गतिविधियां के अंतर्गत आती हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास इसमें बताया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास बुद्धि को हमको बढ़ाना है, तो एक समृद्ध वातावरण और विधिपूर्ण वातावरण हम बच्चे को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि बच्चा अपना ज्ञान में विकास करेगा, स्वयं करेगा या फिर शिक्षक की मदद से करेगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास क्या है। मानव विकास डैश है। डैश है का मतलब है कि गुणात्मक है। तो हम जानते हैं कि विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। विकास में गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक यानी उसमें गुण भी आते हैं, ठीक है, और मात्रात्मक यानी मात्रा, लंबाई, ऊंचाई, भार, ये सारी चीज़ें भी आती है। कुछ सीमा तक अमापनीय है, ये भी सही है कि हम लोग कुछ सीमा तक क्या होता है, विकास को माप नहीं सकते हैं। और इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी, कुछ सीमा तक मापनीय है, कुछ सीमा तक इसको क्या कर सकते हैं, हम माप नहीं सकते हैं मानव विकास को। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मैं आप सभी से फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो आपको क्या होगा, 4 क्वेश्चन में ही आप देखते होंगे कि चीज़ें तो बताई जाती है लेकिन इतनी स्लो बताई जाती है
एक्सप्लेन इतना ज़्यादा किया जाता है आलतू फालतू की चीज़ों को कि टाइमिंग बढ़ जाता है। लाइव क्लासेस होती हैं, मैं इस पर कोई ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइव क्लासेस भी होती हैं और उन पर चीज़ें चाहे रिकॉर्डेड हो, चीज़ें बहुत इतनी समझाने की लायक नहीं होती है चीज़ें जितना समझा दिया जाता है। ये टाइम आप लोगों का टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप बने रहें और विश्वास करें और आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है MCQs भी होंगे और ये वही सारे उसी वैसे ही प्रश्न हैं जो झारखंड टेट में आने की संभावना जिनकी है। प्रकृति पोषण विवाद, नेचर नर्चर डिबेट निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि प्रकृति का पोषण विवाद जो है किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि व्यवहार एवं वातावरण से, दूसरा कहता है अनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सबको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी। थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, हमेशा पढ़ेंगे कि अनुवांशिकी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अनुवांशिकी और वातावरण एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर होते हैं। मैंने बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया था आपको और बताया था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसके पिछले 4 वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो बिल्कुल जाकर देख लें। अनुवांशिकी एवं वातावरण, एक बच्चा अगर है, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल को गौर करने की कोशिश करेंगे। 2 बच्चियां हैं, जुड़वा हैं बच्चियां, ठीक है। एक बच्चे को, उनका जन्म जो हुआ भारत में हुआ, दोनों का जुड़वा है, और उनको क्या कर दिया गया, उन्हें एक को रखा गया भारत के गांव में, किसी एक गांव में रहती है। ये बच्ची जो है A है और ये बच्ची जो है B है। तो ये गांव में रहती है और ये शहर में रहती है। दोनों में क्या आप कुछ अंतर देख पाएंगे? दोनों के रहन सहन, पढ़ाई में, शिक्षा में, सामाजिक परिवेश में, ग्रोथ डेवलपमेंट में, रंग रूप में। तो आपका जवाब होगा हाँ, सारे चीज़ में हम परिवर्तन देख पाते हैं। तो यही परिवर्तन जो है अनुवांशिकी और वातावरण का है। अनुवांशिकी यानी उनका जो अनुवांशिकता होगा, यानी काफ़ी हद तक उनके रंग जो होंगे, रंग रूप अपने माता पिता के समान होंगे। लेकिन जो परिवेश है, वातावरण है, अगर शहर के बच्ची को जो है अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, गांव के बच्ची को अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, या फ़र्ज़ कीजिए कि स्कूल ही नहीं भेजा जाता है, या फिर आप झारखंड के गवर्नमेंट स्कूलों का हाल बिल्कुल ही जानते होंगे, तो वहाँ पर भेजा जाता है, तो दोनों के पढ़ाई में किस तरह से अंतर होगा। तो स्कूल क्या करता है, बच्चे को वातावरण प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बच्चों में से कौन इंटेलिजेंट होगा, जबकि दोनों साथ में पैदा हुए। ऑब्वियसली जो B जो है वो कहाँ रहती है, B जो है वो रहती है शहर में, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी क्योंकि उसको अच्छे स्कूल में किस तरह से शिक्षा दी गई है, अच्छी तरह से शिक्षा दी गई है। तो ये वातावरण का प्रभाव है। और अनुवांशिकी का प्रभाव भी, जैसे कि हमने आपको बताया, इस तरह से प्रभाव डालता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अनुवांशिकी के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली का उदाहरण पूछा गया है। तो बच्चा कैसे सीखता है? क्या वो संग्रहण करेगा तो सीखेगा? क्या वो तथ्य इकट्ठा करेगा, या स्पर्श करेगा, या देखेगा? तो इनमें से जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपको चूज़ करना होता है शिक्षा शास्त्र में। तो एक बच्चा जो है, जो अच्छी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि एक बच्चा जो है कब सीखता है, जब वो अपने शिक्षकों को देखता है उदाहरण के तौर पर खुद, ठीक है। स्कूल में जो व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ, टीचर जैसे व्यवहार करते हैं, माता पिता जिस तरह से व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, वो व्यवहार बच्चा जल्दी सीखता है। तो वो प्रत्यक्ष दर्शन करता है सभी चीज़ों का।
आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल, यानी चाक्षुष जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। किसने सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किया? तो मैंने ये जो सेकंड वीडियो है आपकी डे 2 की, उसमें आपको बताया था, आई थिंक डे 2 या डे 3 की वीडियो, जिसमें मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो बुद्धि है, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने कहाँ पर किया था? तो अल्फ्रेड बिने इनका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है और ये क्या कहता है आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है। अगर कक्षा में कुछ कार्य है तो उसे एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। आप शिक्षण कार्य को क्या कहेंगे? ये किस तरह से शिक्षण का कार्य कर रहा है बच्चा? शिक्षक, एक शिक्षक क्या कर रहा है? कक्षा के कार्य को एकत्रित कर रहा है, यानी होमवर्क। कक्षा कार्य यानी झाड़ू पोछा नहीं, ठीक है। होमवर्क HW वो क्या करता है? लेता है बच्चों से और उन्हें पढ़ाता है। पहले वो कलेक्ट करता है होमवर्क, फिर उन्हें पढ़ाता है, फिर बाद में योजना बनाता है और फिर अगले पाठ को बच्चों को आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये शिक्षण क्या शिक्षण कहलाएगा, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ आपको। आई होप आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप अपने से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक जो है अगर इस तरह के कार्य करता है, पहले होमवर्क चेक कर लेता है, जान लेता है बच्चे कितने जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, फिर पाठ्य योजना बनाता है, तो सीखने के लिए बच्चों का आकलन कर रहा है। मैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश से संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये इसका आंसर जो होगा लचीलापन अगर आता है, लचीलापन थिंकिंग में आने की बात अगर किया जाता है, जहाँ भी आपको लचीलेपन की बात कही जाती है वहाँ पर आप हमेशा आंख बंद कर कर अपसारी चिंतन डाल सकते हैं। मैं यह सारी अपसारी और अभिसारी चिंतन भी आप सबको थ्योरी में करवाऊंगी। आप फिलहाल MCQs करते जाएं। निम्न में से कौन सा शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल हो जाती है? आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि आपको पता चल सके कि जेटेट में किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सी शब्दावली जो है अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उत्प्रेरणा होगा। उत्प्रेरणा यानी प्रेरणा। तो अभिप्रेरणा और प्रेरणा एक ही शब्द हो जाता है। संवेग के साथ अभिप्रेरणा का कोई कार्य नहीं। अगर संवेग होगा उस समय केवल अभिप्रेरणा होगी, तो ये बहुत क्षणिक होगी। आवश्यकता और अभिप्रेरणा को अगर साथ में मिला दिया जाता है तो ये क्या होगी? बहुत उपयोगी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को आवश्यकता है और उसे अभिप्रेरणा दी जाती है तो वो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। 10 नंबर पूछता है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा होगा। उसके पहले हम MCQs कर रहे हैं। आफ्टर दैट आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। माता पिता अगर दबाव देंगे तो क्या अधिगम सकारात्मक रूप से हो पाएगा? कभी कभी तो ये सकारात्मक रूप से हो जाएगा जब बच्चा बिल्कुल बच्चा होगा, लेकिन अधिकतर ये आजकल नकारात्मक रूप से ही होता है। पहले बच्चे
दबाव देने से पढ़ते थे और जितना हो सके वो बिना मन के पढ़कर उठ जाते थे। सहपाठियों से प्रतियोगिता अगर हम करवाएंगे तो क्या अधिगम जो है सकारात्मक रूप से आएगा? काफ़ी हद तक जब हम लोग बड़े हो जाते हैं 8-9 के बाद, तो ये कंपटीशन हम जब उसके बाद अगर 11-12 या फिर उसके बाद जब कंपटीशन की तैयारी आती है तो ये प्रतियोगिता करना सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कंपटीशन ना सिखाया जाए, यही हमारे लिए सकारात्मक चीज़ होती है। उत्तीर्ण हो जाने का भय अगर हो बच्चे को तो वो बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा, आप ये चीज़ जानेंगे, और ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अर्थपूर्ण संबंध अगर होगा सीखने के साथ, अधिगम के साथ, अगर अर्थपूर्ण वो सीखेगा, अधिगम करेगा, तो उसका जो परिणाम होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव और सकारात्मक ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने 21 मिनट में 11 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, लगभग एक क्वेश्चन 2 मिनट से भी कम के एवरेज में कंप्लीट कर लिया है। यही क्वेश्चन आप अगर लाइव करने जाते हैं या फिर अन्य यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर लाइव दिखाया जाता है, 10 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन तो मिलता है, एक्सप्लेनेशन तो मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके साथ आपका 1 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दूसरा चैनल ना देखें, ये तो नहीं, लेकिन मेरे चैनल को देखें, और आप अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको लाइव कम देखें, ज़्यादा रिकॉर्डेड देखें, जिससे कि आपका जेटेट का जो प्रीशियस अभी टाइम है वो बच सके। आगे हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का एक निष्क्रिय एजेंसी है? तो परिवार प्राथमिक एजेंसी है, मैंने आपको पिछले थ्योरी में करवाया था। जो सामाजिककरण की एजेंसियां हैं वो सारी चीज़ें। इको क्लब जो है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। स्वास्थ्य क्लब ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय है जो है वो बच्चे का जो है निष्क्रिय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हमेशा आप याद रखिएगा कि इसमें क्या पूछा जाता है, प्राथमिक एजेंसी पूछा जाता है और सार्वजनिक एजेंसी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सार्वजनिक निष्क्रिय एजेंसी अगर पूछा गया तो सार्वजनिक पुस्तकालय, और अगर इसमें पूछा जाता है कि प्राथमिक एजेंसी क्या है तो वो है परिवार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सामाजिकरण का इनका सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। विकास के में कौन से पहलू जो हैं उनके नहीं हैं, ये पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों विकास पर ध्यान दिया है, लेकिन उन्होंने जैविक के बारे में कुछ नहीं कहा है। जैविक विकास का सिद्धांत आप जानते हैं किसका है? ग्रोगर जॉन मेंडल जी का है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। मनोवैज्ञानिक स्टरबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत भी मैं आप सभी को करवाऊंगी। इन्होंने 3 स्तर दिए हैं बुद्धि के, 3 आयाम, 3 सिद्धांत दिए हैं। इसमें से जो है व्यवहारिक बुद्धि वही इसका एक रूप है, और बाकी सब जो है ये बुद्धि के रूप नहीं है इनके अनुसार। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन हो चुका है। हम 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से एक क्वेश्चन आता है भेदभाव से। एक नहीं, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में भी इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर डिस्क्रिमिनेशन से। और हमेशा ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो इसमें ऐसा आंसर को टिक लगाना है जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो रहा हो। तो देखते हैं किस आंसर में भेदभाव नहीं हो रहा है। महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षक द्वारा अधिक किया जाता है। क्या महिला शिक्षक से अधिक पुरुष शिक्षक जो है मेहनत करते हैं? ये इसमें बोला गया है, माफ़ कीजिएगा। बी नंबर बोला है छात्रों के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। सी नंबर कहता है छात्र हतोत्साहित करने वाले प्रयासों के कारण बन सकता है, और इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है,
डी नंबर कहता है पुरुष छात्रों के वृद्धि के उन्मुख प्रयासों के निष्पादन के कारण। तो इसमें लिंग भेदभाव किसमें हो रहा है? तो पहला ही ऑप्शन जो हम देखते हैं जिसमें महिला और पुरुष का भेदभाव किया गया है, ठीक है। और बी नंबर क्या कहता है? छात्रों के कार्य के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कैसे नहीं करेगा अगर लिंग भेदभाव होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। माफ कीजिएगा, कक्षा में लिंग विभेद किसका कारण बन सकता है? तो छात्रों को हतोत्साहित करने वाले प्रयासों का कारण बन सकता है। हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो लिंग भेदभाव हो रहा है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। एक छात्र हुंड्रू फॉल जाना चाहता है। आई होप आप सभी हुंड्रू फॉल गए होंगे। बरसात में हुंड्रू फॉल की सुंदरता जो है और बढ़ जाती है और ये झारखंड का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ये रांची ज़िले में है। और आप सभी को हुंड्रू जलप्रपात के बारे में क्या क्या पता है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। एक छात्र जो है हुंड्रू जलप्रपात जो है जाना चाहता है। दूसरा छात्र कहता है कि मैं इससे जो है सहमत नहीं हूँ। यदि जाना है तो छात्रों के बहुमत से स्थान का चयन किया जाएगा। अपने सहपाठी का विरोध कर रहा है ये बच्चा, लेकिन जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये किस तत्व से संबंधित है। तो वो विरोध तो कर रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है लेकिन वो सहयोग की जो नैतिकता है उसको प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आज का जो है ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ 15 नंबर क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। हम एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया है कि मैं 100 एमसीक्यूज़ और उससे भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी विद कॉन्सेप्चुअल जो हमारे क्लासेस हैं वो चल ही रहे हैं। मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक करें, उसके बाद ही वीडियो को एंड करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें क्या आप हुंड्रू जलप्रपात जानते हैं और ये किस नदी पर स्थित है। मैंने ये बता दिया कि ये रांची ज़िले में है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ कंटिन्यू, ये मैसेज अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वीडियोस को बनाने में, इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और काफ़ी एफर्ट लगता है। कंटेंट भी इकट्ठे करने पड़ते हैं और बहुत सारी अन्य भी जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हो उस सब में शेयर करें। आप सभी के सपोर्ट के लिए, इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप और ज़्यादा सपोर्ट करें। आप फालतू रील्स और फालतू के वीडियोस देखने के जगह पे आप ये सारी वीडियोस को देखें और दोस्तों तक शेयर करें। यही आशा करूँगी मैं आपसे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।